मैं वो चीज़ पढ़ना पसंद करती हूँ जिसमें अपना मुहावरा हो, अपनी बातें हो और रवानी हो भाषा में, अटक अटक के ना चले और या भटक भटक के ना चले। और दूसरे बाहर की चीज़ों को आप तर्जुमा करते हुए अपनी जगहों के नाम ना दीजिए। जैसे उनकी नदी को आप अपना नदी कर लें, उनके पेड़ की जगह अपना पेड़ रख दें कि लोग बहुत लगाव महसूस करेंगे। ये बहुत ही बड़ी बेईमानी और बहुत ही बड़ी वो है कि आप किसी की पहचान को एकदम बदल दें। किस लिए भाई? और मुझे याद है कि जामिया में जब मेरी कहानी मैं जामिया के पब्लिशर्स के पास ले गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये लड़का जेकब है और हमारे उर्दू रीडर्स जेकब को नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो आप कोई मुसलमान रहे। तो मैंने कहा मत छापिए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तरह तरह के नाम आपके उससे, और बच्चे अगर जेकब के जरिए ईसाइयों के बारे में जान लेंगे। वो भी शिलांग की एक कहानी थी, तो शिलांग के बैकग्राउंड में मोहम्मद कैसे पहुंच जाएगा, जेकब ही तो पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें अनुवादक के लिए बहुत खतरनाक है, पढ़ने वालों के को भी मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता। एक मतलब खुशवंत सिंह साहब ने कहा था इनसे, जो पंजाब की मशहूर कवित्री थी, अमृता प्रीतम। हाँ, अमृता प्रीतम से, कि जिस चिड़िया का तुम बहुत नाम लेती हो उसको कभी देखा है? तो बोले नहीं। तो अब इतना भी बेगाना ना रहिए आप लोग कि आप जहाँ तक सीमित है तो वहीं तक रहिए, आगे को आप लाने में परेशानी आपको महसूस हो, वो नहीं होना चाहिए। पशुवाड़ा जो उपन्यास है, नाटक है, उसका जो अनुवाद है, अनुवाद नासरा जी ने किया है। और मुझे नहीं लगा कि वो 1969 का लिखा हुआ नाटक है। मुझे लगा कि वो गौहर मुराद ने, जो कि अब गौहर मुराद नहीं है ना, लेकिन गौहर मुराद ने आज के दौर के लिए लिखा है, हिंदुस्तान के आज के दौर के लिए। वो बारीक पकड़ मुझे उसके अंदर लगा, और ख़ास तौर से भाषा को लेकर। भाषा भी इस तरह की भाषा है जिसमें कि लगा कि ये लग नहीं रहा था कि अनुवाद है, लग रहा था कि ओरिजिनल इसी भाषा में लिखा हुआ नाटक है। तो ये जो अभी नासरा जी ने कहा कि एक्चुअली जो अनुवादक अनुवादक जो है बेसिकली अपना कुछ ना जोड़े अपनी तरफ से, डेफिनेटली मुझे भी मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि एक्चुअली इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अनुवादक जो होता है वो अपने भाव भी ना डाले उसमें। जो इमोशंस उस नाटक के, उस टेक्स्ट के हैं, उस टेक्स्ट को जो की तो दे। इसका मतलब अनुवादक के पास ये लिबर्टी तो है कि उस शब्द की जगह क्या शब्द दे, लेकिन ये लिबर्टी नहीं है कि उसके इमोशंस को चेंज कर दे। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये जो शकुंतला है इनके कालिदास, इसका ट्रांसलेशन हुआ और इतना खूबसूरत नाम शकुंतला की जगह रखा गया है, अंगुश्तरी गुमशुदा, अंगूठी जो खो गई। अच्छा। भाई उस कहानी की पूरी रीढ़ की हड्डी तो यही थी ना। इतना खूबसूरत मुझे ये लगा कि वो पत्रकारिता जो आपकी आपकी शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जो आपने अभी बहुत सारी बातचीतों में बताया भी, वो एक जोखिम भरा काम रहा है शुरू से ही, है ना। तो आपका रचनात्मक लेखन के साथ साथ पत्रकारिता की तरफ जाना, ये किसी घटना चक्र के तहत हुआ या एकाएक हुआ, या आपकी इच्छा थी इधर जाने की, कैसे बन पाया है? इत्तेफाक था। अनुभव करने नहीं गई थी, अनुभव हो गया था पापा शिरबत जी के। मैं गई थी शाहनामे के ऊपर काम करने, क्योंकि मुझे शाहनामा की जो कहानियाँ थी वो बहुत खूबसूरत लगी थी, रुस्तम पहलवान। और वहाँ पे इनकलाब शुरू हो गया, और ऐसा इनकलाब शुरू हो गया कि 70,000 80,000 लोग सड़क पे बैठ जाते थे टैंकों के आगे, और दुकानदार जो थे नानबाई वगैरह और रोटी भेज देते थे, गरम गरम रोटी, सब वो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं आ जाती। उसमें हम अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, बहनें उनकी थी और वो खुद थे, आ रहे थे, लैम्प लेने गए थे हम लोग। अरे देखा ये क्या, तो इत्तेफाक से मैं जो जहाँ खड़ी थी यहाँ तो टैंक थे, और वो आदमी जो भी वो थी बड़ी सी बंदूक वो लेके डरा रहे थे और डांट रहे थे।
हम लोग चलते चलते यहाँ आके रुके और इसके बाद पहले मौलवी लोग बैठते थे और बाद में फिर सारे लोग, क्योंकि साम्यवादी लोगों ने जान तो बहुत दी, अलग अलग ग्रुप से बहुत की, लेकिन उनकी पहुंच जो थी वो आम लोगों तक नहीं थी। वो मौलवी थे और इसीलिए मौलवी वजूद में आए, पावर में आए। अब वो उसको जब लिखने लगी तो फिर तमाम से डिमांड आने लगी। उसी ज़माने में मैंने कुछ कविताओं का इकोज ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन करके ट्रांसलेशन भी कर दिया 3 ज़बानों में। तो बस ये सब चलता रहा, मेरे साथ ये सब होता रहा। बाद में उसने एक शक्ल ली, लेकिन हिंदी वालों ने कभी मेरे आगे पत्रकार नहीं लिखा। ये नई जनरेशन जब आई अशोक जैसी, तब उसने कहना शुरू किया मैं पत्रकार हूँ, वरना चाहे जो भी मैं लिख डालती थी उसको यही लोग कहते थे लेखिका की तरह लिखा है। ये एक अजीब तरीके की बात थी कि अगर आप लेखिका हैं तो पत्रकार वही है जो फ्रीलांस ना हो बल्कि कहीं नौकरी करे। जबकि आपने तो सारिका का पूरा इशू ईरान हाँ। विशेषांक आपने निकाला 80s में सारिका का जो विशेषांक था। सारिका एक बहुत बड़ी मैगजीन हुआ करती थी, नई जनरेशन शायद ना पता हो, और कहानी की खूबसूरत मैगजीन हुआ करती थी। और कहानी नहीं, उसमें और कंटेम्प्रेरी और भी चीज़ें होती थी। उसका पूरा विशेषांक भी आपने निकाला और तमाम चीज़ें निकाली। उसमें भी जानते हो बहुत मजे की बात थी, जो एडिटर थे जब उन्होंने लास्ट के पन्ने देखे जो मैंने उनको पांडुलिपि की शक्ल में दिया था, तो उसमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज थे, प्रधानमंत्री के, प्रेसिडेंट के। कहा अच्छा ये भी अपने से बना लिया। मतलब वो थे तो पत्रकार, कवि भी कहलाते थे, लेखक भी कहलाते थे, अनुवादक भी कहलाते थे, सब कुछ कहलाते थे। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह की नजर थी जो दूसरों पे, क्योंकि कोई कबूल नहीं कर पा रहा था कि मैं इस तरह का काम करूंगी। और जबकि अंग्रेजी उसमें मुझे इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट पेज पे मेरे इंटरव्यू शुरू होते थे, थोड़े से हिस्से में, फिर बाकी। खंड 4 में आपकी बातचीत जिन मिडिल ईस्ट के बुद्धिजीवियों के साथ हुई है, उसमें चाहे अहमद शामलू हों, सीमान बेहबानी हों, नादिया खोस्त हों, साजिदा हों, उनकी मजहबी और राजनीतिक जो समझ है वो न केवल पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर सामने आती है, बल्कि कई बार लगता है कि वो एक रास्ता सुझा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंगली वो निकलने का रास्ता वो दे रही है, ये नज़र आता है उस इंटरव्यू से। मगर वही मुल्क इतनी बर्बरियत के दौर में आगे बढ़े, चाहे वो बर्बरियत ईरान की ये अमेरिका की तरफ से आई और उसकी किसी पॉलिटिक्स की शिकार हुए वो लोग, लेकिन इतनी समृद्ध संस्कृति जो थी वहाँ की, उसका क्या हुआ? अब वो तबाह तो है। देखो ये कोई क्वेश्चन करने का तो है हक, लेकिन जवाब मैं क्या दूं, इसलिए कि सारा खेल जो है उस तरफ से खेला जा रहा है जिसके पास कोई अपनी संस्कृति रही नहीं, कोई इतना वैभवपूर्ण इतिहास भी उनका नहीं रहा। बेबीलोन से ही सब कुछ शुरू होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये रही है कि दो लोगों में बहुत फर्क है। अगर हमारे संस्कार वाले घर से हम आ रहे हैं, जिसके पास भाषा भी है, मान लीजिए तौर तरीका भी है और भारतीयता भी है, तो हमारे आप से जो टकराहट होगी वो अलग तरीके की होगी। मैंने कुछ इतनी खूबसूरत तस्वीरें देखी और ताज्जुब हुआ, और उस तस्वीरों ने मुझे समझाया क्या फ़र्क है। अंग्रेज सिपाही खड़ा हुआ है और जो चाय वाला है इतने प्यार से उसको चाय वो कर रहा है, क्योंकि वो एशियन मिजाज में है खातिरदारी करना, उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास एक पूरा संस्कार है तो उसको आप एकदम से नहीं तोड़ सकते। हम कहीं ठहरते हैं, रुकते हैं, परेशान होते हैं, जवाब कौन नहीं दे लाता, ये सब लोग जवाब नहीं दे लेते, ये सिर्फ अमेरिका कर सकता है। और जबकि वो अपने को बड़ी हिफाजत से रखे हुए हैं,
शरणार्थियों को बहुत अच्छी तरह रखे हुए है। नौकरियां, हर आदमी उधर ही तो जा रहा है। तो काश मैं अमेरिका जाने का मौका मिले और मैं समझ सकूं ये बुद्धि क्या है। और दूसरी तरफ आप देखिए इंग्लैंड जो हमारे बहुत करीब रहा है, और वहाँ पाकिस्तानी, और उसका 3 साल में रही, वहाँ का समाज उस वक्त देखा था, तब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे पाकिस्तानी, और उनकी कोई इज्जत भी नहीं थी। और हिंदुस्तानी जो थे उनके साथ एक रिश्ता था, प्यार का, मोहब्बत का, गुलामी का, ये सारे रिश्ते मैं देख रही थी। लेकिन अब देखिए जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उसमें पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी कहीं नजर नहीं आती। क्योंकि हिंदुस्तानी जो पूरा वक्त लगा रहा है, मैं किसी उससे नहीं कह रही हूँ, या तो वो लगा इस पे रहा है कि हिंदी वहाँ की भाषा हो जाए, हिंदी में ये हो जाए, हिंदुत्व का ये हो जाए, इससे आगे तो हम नहीं बढ़ेंगे ना, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। सऊदी को देखिए, वो बहुत जकड़ा हुआ विड्रॉ करके रहता था, उसने औरतों को बाहर निकाला कि नहीं, अब वो ड्राइविंग करने की भी इजाजत दी गई फला, क्योंकि जमाना बदल रहा है, आप कब तक कैसे ये सब रख पाएंगे। साजिदा के साथ इंटरव्यू, साजिदा ने ये भी कहा है एक जगह, मुझे याद आ रहा है कि जब ये अमेरिकन इराक के अंदर घुसा है और उन्होंने म्यूजियम्स के रास्ते खोल दिए और उन लोगों को कहा कि तुम जो चाहे वो ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, उठाओ और जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सब। तो किस तरीके से एक संस्कृति को, एक कल्चर को, जो चीज़ें, म्यूजियम्स को खोल दिया, लाइब्रेरीज को खोल दिया, किताबों को जला दिया, सब कुछ तबाह, किस तरीके से एक संस्कृति को उजड़ता हुआ और मिटता हुआ और पूरा देश तबाह होता हुआ, हम एक देश को मिटता हुआ देखते हैं। अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है। एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था अफगानी म्यूजियम के इंचार्ज का, बुजुर्ग से आदमी थे, और उनका जैसे ही हम लोगों को पता था कि ये फौजें आ रही हैं और हालात और ख़राब हुए, तो जितने म्यूजियम की चीज़ें थी वो हमने अंदर रख दी थी तहखाने में। तो जब वो लोग आए तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। और उनसे, बल्कि ये जो जा रहे थे जनसत्ता के ओम थानवी साहब, तो मैंने इस इंटरव्यू का जिक्र करके कहा था, ओम थानवी साहब अगर आपको मौका मिले तो इस बात का पता जरूर लगाइए कि वहाँ क्या वो हुआ है। और अक्सर हॉस्पिटल में अफगानी मरीज मिल जाते हैं, तो उनसे जो थोड़ी बहुत बात करो, या पूना में मिले, उन लोग इतने हैरान और परेशान नहीं रहते हैं। वो शायद आगे बढ़ने ही की कैफियत है, जो आपके सवाल में है कि कुछ पढ़ लो, कुछ बना लो, कुछ ये कर लो, या बात नहीं करना चाहते हैं हमसे क्योंकि उनको कोई बैकग्राउंड नहीं पता है। लेकिन सुना ये है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए हैं, और पुरानी शिकायत भी दूर करने की कोशिश की है कि सोवियत लैंड के दोस्त उस ज़माने में होने की वजह से हमने नजीब का साथ दिया, अफगानियों का नहीं दिया। क्योंकि अफगानी एक कौम है, अगर आप मेरी किताब में पढ़ेंगे, हज़ारा, वो लोग इतना गुस्सा थे कि उन्होंने महीनों पेड़ की पत्तियां चबा के रहे थे और नहीं चाहते थे कि सोवियत फौजें वहाँ रहें। क्योंकि आप कितना पढ़िएगा, कितना जानिएगा और कितना मसले में घुसिएगा। और मैंने इनके पीछे भागना इसलिए छोड़ दिया था और लिटरेचर की तरफ लौटी थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था वक्त अपने को बार बार दोहरा रहा। आज हमने लिखा 5 लोग मरे हैं, 5 साल बाद वो 10 हो गए, फिर 3 साल बाद वो 15 हो गए। कोई नई बात मेरे लिए नहीं थी, लेकिन हाँ, नए लिखने वालों के लिए नई बात थी कि जाकर रिपोर्टिंग कीजिए क्या हो रहा है। लेकिन मेरे लिए तो दोहरा था सब कुछ। इस सब में कहीं ना कहीं एक्चुअली फहमीदा रियाज की जो कविता है, भाई तुम भी हम जैसे निकले, एक्चुअली वो जो है, मुझे याद आ रहा है कि पहले बामियान की मूर्ति को गिराया गया। अब पता नहीं बामियान की मूर्ति को किसने गिराया, मुझे कुछ चीज़ों पे यकीन ही नहीं होता। जिन लोगों के यहाँ एक
100 साल पहले तक हिंदुइज्म था और उन लोगों ने बाद में नूरिस्तान में इस्लाम को कबूल किया। ये अफ़गानी कभी भी इतने इस्लामिक नहीं रहे कि वो एकदम जड़ तक उसमें डूबे हुए हों। और बामियान की मूर्ति तो उस वक्त तक, जब तक हम इनकलाब के शुरू में गए, वो हमारे टिकट के ऊपर वो तस्वीर बनी। मुझे लगता है ये सब बाहर वाले कराते हैं, कैसे कराते हैं। तालिबान का जो जिस तरीके से तालिबान जब चाहता है गायब हो जाता है तालिबान। अमेरिका फिर कह देता तालिबान आ गए, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई तालिबान आ गए। और उसके बाद इराक में देखते हैं हम कि 2003 और 2001 में इराक में बेसिकली सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिराया जाता है क्रेन से। और 2017-18 में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में गिराया जाता है लेनिन की मूर्ति को। तो देखिएगा, एक ही चीज हिस्ट्री रिपीट कर रही है और कहाँ कहाँ जा रही है और क्या क्या प्रभाव छोड़ रही है। चलिए कुछ है, इन लोग को अपने जो अपने ही लोगों के नेता हैं दलितों के, उनकी भी तो दुर्गति बनाने में कोई पीछे यकीनन। और जो जिंदा इंसान है उनको भी स्याही मुंह में पोतने से कोई गुरेज नहीं रहा। तो हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान की जो इज्जत मिडिल ईस्ट में आज तक है, मैं आपको बताऊं, उसी आज़ादी कलम की है, बोलने की है, मोहब्बत की है, रिश्तों की है। तो जब तक आप उठे बैठते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं कि दूसरा आदमी कैसे आपको देख रहा है, और हम उसको लेके अंदर जाते भी नहीं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे एक ड्रामा इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने खेला कि वहाँ कुछ मजदूर हो गए हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर जा रही है उनको छुड़ाने। उन लोगों को कुछ नहीं पता है कि शेख लोग अपने नौकरों का कितना ख्याल करते हैं और सरकार अपने नौकरों का कितना ख्याल करते हैं, जो सही अंदाज से दाखिल होते हैं, जिनके कागज वगैरह सही है। हमारे बीच भी एक आदमी बैठा हुआ है जो काम करने के लिए कितनी मर्तबा बाहर जा चुका है, और वो आदमी हमेशा तारीफ, खुलूस और वहाँ की बातें करता है। तो ये जो बेवकूफ़ी की बातें होती वो छुड़ा के लाई भाई। वो लोग तो खुद ही, इन लोगों की भी, हमारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। तो किसी भी, जैसे रघु राय जी कहते थे कि किसी भी तस्वीर को पढ़ने का चलन हमारे यहाँ नहीं है, हम तस्वीर देखते हैं और हट जाते हैं। उसी तरह मैं कहूँगी, खबरों को पढ़ने और बिटवीन द लाइन अंदर दाखिल होने की तहजीब हमारे यहाँ नहीं है। हम उसी को सच मान लेते हैं जो हुआ है, उसके पीछे की धड़कन को तो पकड़िए, ये कह क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। तो हर बार मुझे ये लगता है काहे बेवकूफ़ बना रहे हैं बाकी हिंदुस्तान को, जिन्होंने मिडिल ईस्ट के बारे में सोचा नहीं। कम से कम इनसे तो इंटरव्यू, एक नर्स ने सिर्फ कहा था कि चाहे जो भी हो हम वापस जाएंगे, क्योंकि हमने जो कर्जा लिया है वो भी मौत से कम नहीं है, हम जाएंगे वहाँ पे। तो सबके रिश्ते अलग अलग बनते हैं। अब जैसे मैं ईरान गई थी, वहाँ पे एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उन्हीं लोगों ने हमको बुलाया था, जिनमें 100 लड़के बचे थे हमारे इंटरव्यू से। उसमें एक लड़का हुआ कि जब हम आज़ाद होने लगे तो एक बस आके रुकी कि आप लोग जाएंगे। तो हम लोग सामान वामान बांधे तो तैयार थे। उस वक्त रोटी गरम गरम उतर रही थी। पता नहीं कौन सा जज्बा आया कि भागे, 3 रोटियां उठाई, एक मुंह में डाली जल्दी जल्दी नोच के, क्योंकि मोहब्बत हो गई थी एज अ कैदी भी उनको उस जमीन से। उस रोटी का टेस्ट उनके मुंह पे आ गया था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं हुई कि उन्होंने एक रोटी अपने जेब में रख ली, उस रोटी को उन्होंने, सोचिए कि मुझे सुंघाया कि देखिए इसकी ताज़ा खुशबू को मैंने कैसे संभाल रखा, पता नहीं कहाँ कहाँ से फट गई थी, उसमें क्या चीज़ उसने लगा के वो फूली सी रोटी अपने पास रखे था। अब इस जज्बे को आप क्या कहिएगा बताइए। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब मैंने शाह के खिलाफ लिखा था तो लिखा था, लेकिन जब वो उनकी महारानी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा पेरिस का, तो मुझे लगा क्या था जो मैंने लिखा। आज ये अपने से खाना बना रही हैं, अपने से सब कुछ कर रही हैं। एक आदमी ऊंचे गया, ये
या मुगल शहजादियां जब लूटी गई हरियाणा में, तो कहा जाता है कि वो खाना पकाने की नौकरी करने लगी थी। तो जिस वक्त उनका खाना निकलता था, उस वक्त वो मुंह पे दुपट्टा ठूस के रोती बहुत थी। अब इस गम को कोई कुछ कहेगा, अरे भाई क्या है, बहुत राज किया, जुल्म किया, भुगतो। लेकिन इंसान की एक जर्नी देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँचता। वो दुख भी अपनी जगह बहुत गहरा है, जो एक भूखे पेट का है कि हम कहाँ से आए। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि परेशानी सिर्फ पेट की रोटी की नहीं होती है, विचार की भी एक भूख होती है, और ये किताबें विचार की हैं। जब आप पढ़िएगा तो आप परेशान होइएगा। एक एक जुमला जो है वो अपनी जगह है। किताबें तो 20-20 आती हैं, 15-15 आती हैं, 40-40 आती, गिनती की बात नहीं। बात यह है कि इसके अंदर मैंने लिखा क्या है, क्या कहा है, या दूसरों ने क्या कहा है जिनको मैंने पसंद किया और उनको मैं यहाँ मैंने दाखिल किया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब किताब में कुछ गड़बड़ी हुई थी तो मैंने कहा था मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें मेरी रूह नहीं है, इसमें बहुत लोगों के जज्बात, कुर्बानी और एहसासात हैं। भाई किसी में 75 राइटर हैं, किसी में इतनी ढेर सारी पोएम्स हैं, सबके ख्यालात हैं ना इसमें। अब थोड़ा सा मतलब इतने क्रांतिकारी, इतने रिवॉल्यूशनरी, इतने प्रोग्रेसिव विचारों को अब आप लेके जाती हैं, तो वाङ्मय का जो विशेषांक निकला था, जिसमें कि फिरोज़ जो उनके संपादक हैं, उन्होंने ये कहा कि एक बार कि जिनकी इतने बड़े ख्यालात हैं, तो उनके हस्बैंड के ख्यालात कैसे रहे होंगे। मैं उनके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। तो मेरा जो एक ये क्वेश्चन है आपसे कि बेसिकली हम भी, मेरे अंदर भी ये हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर आर सी शर्मा से शायद मुझे याद है 2 या 3 बार मैंने उन्हें देखा है, 1-2 बार मैंने बात की है, बस बहुत ही आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, वो ये वाली, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। हम आज उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं, प्रोफेसर आर सी शर्मा। पहले मैं जेएनयू से कहूँगी, मैंने थोड़ा बहुत राइटिंग जब ईरान पे की थी, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत बात करते थे, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरी औकात क्या है, जो इतने बड़े बड़े प्रोफेसर मुझे ईरान बात करने और कहने और लिखो ये करो। उसमें डॉक्टर शर्मा भी शामिल थे। जब वो बीमार पड़ गए थे तो मुझसे उन्होंने कहा था कि कभी ईरान को मत छोड़ना। अच्छा, उस वक्त मैं सियासत में पढ़ी हुई थी, अनुवाद में पढ़ी थी, लेकिन बाद में जब मैं कल्चर की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि हमारे और ईरानी हम लोग एक ही हैं। और अभी एक साहिबा हैं, उनका नाम मैं भूल नहीं, पहली मुलाकात थी और भीड़ बहुत थी। उन्होंने कहा था हम लोगों के डीएनए में 23% तो ईरान है। तो इतना कुछ पढ़ने को ईरान और हिंदुस्तान के रिलेशन पे है कि अब तो मतलब एक नया दरवाजा खोलना है। और मैं डॉक्टर शर्मा के साथ अपने बच्चों के लिए भी कहूँगी कि बच्चों ने वो टेरर का ज़माना देखा है जब मैं लिख रही थी, और परेशानियाँ मुझे बहुत तरह से हो रही थी, और डॉक्टर शर्मा ने भी उस चीज़ को कभी ये नहीं कहा कि तुम ये मत लिखो। बस एक मरतबा टोका था जब मैं अफगानिस्तान से लौट के अफगानिस्तान की किताब के एंड में मैंने लिखा था कि बहुत जल्दी सोवियत लैंड टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, तुम अपने लिए ज़्यादा मुसीबत क्रिएट ना करो, ये जुमला तुम ठीक नहीं कर रही। मैंने कहा जाने दीजिए, क्योंकि मैं देख के आई हूँ, मैंने क्या चीज़ वहाँ देखी है। उसके बाद बहुत सारे सीपीएम के लोग और दूसरे लोग नाराज़ भी हुए मेरे अफगानिस्तान की किताब से, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह का हकीकतें थी। लेकिन सोवियत
लैंड भी डॉक्टर शर्मा कई मरतबा गए, मैं कभी नहीं गई उधर, क्योंकि मेरे साथ परेशानी ये हो गई थी कि अगर मैं इन मुल्कों में जाती तो ईरान में मेरा काम नहीं हो पाता, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज के दिलों में सोवियत लैंड्स को लेके जरूरत से ज्यादा खौफ था। वो उसको पावर समझते थे, इतना अमेरिका को नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें लगता था हमको ये जोड़ ना लें या ना कर लें, जो भी वो था। और वहाँ की जो सीपीएम थी, जिसे कहेंगे, वो यहाँ की सीपीएम से तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रही है। अफगानिस्तान में भी यहीं के लोगों का वो सब रहा है। तो ये एक बहुत ही अजीब ड्रावना सा टाइम था जिसमें मैं लिखाई कर रही थी बहुत तरीके से। और अफगानिस्तान की किताब से पहले जब मैं ईरान पे लिख रही थी तो लोग आंखों पे बिठा रहे थे मुझे, क्योंकि उस वक्त मैं सपोर्ट इस्लामिक लोगों का नहीं कर रही थी, साम्यवादियों का कर रही थी, क्योंकि साम्यवादी लेखक थे वो मेरा लेखक वर्ग था। और दूसरी बात ये थी कि उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुर्बानियाँ दी थी, और कुर्बानी उस वक्त भी दे रहे थे वो। लेकिन बस यही है कि जो कमज़ोरी है साम्यवादियों में, या मजबूरी है, या कहाँ से क्या है, कि एका नहीं रहा ईरान में, और एक दूसरे के खिलाफ जो उन्होंने काम किया उससे ये हो गया कि इनको बजाय इसके कि वो खुद पावर में आते, वो छोटे छोटे ग्रुप तो ख़त्म करवा दिए, लेकिन फिर उनका भी हिसाब किताब ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान में भी इसी तरह हो गया, जिसको पूछो वो 6 महीने से छुट्टी पे गया हुआ है सोवियत लैंड, क्योंकि सोवियत लैंड बड़ी अच्छी देखभाल करता था। लोग जाते थे, अगर बीमार पड़ जाते थे, बहुत अच्छी मतलब इलाज वगैरह, और इस तरह से, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी में उन्होंने दिया था, तो हम लोग का झुकाव तो था और मोहब्बत भी बहुत थी। यहाँ तक कि जब अफगानिस्तान को मैंने लिखा तो एक प्रेस अटैची हम लोग के एकदम घरेलू पक्के दोस्त बने थे, उन्होंने आना छोड़ दिया था। और एक ईरानी भी हमसे दूर चले गए थे, उनसे भी हमारी शादी हुई थी हमारी फैमिली में किसी की। तो डॉक्टर शर्मा ने एक दिन बैठ के कहा था, ये बताओ तुम तो बहुत अच्छी तरह राइटिंग से अपने को पीछे ले लेती, लेकिन हम लोग क्या करें जो हम लोग इमोशनली लोगों से जुड़ जाते हैं, हमसे वो लोग जब दूर जाते हैं। और वाकई बड़ी देर तक मैं सोचती रही थी कि मैं कितना जुल्म कर रही हूँ अपने बच्चों पे और अपने हस्बैंड के पूरे उसके ऊपर, क्योंकि एक राइटर को पालना, एक राइटर को रखना, उसकी सारी चीज़ों को संभालना फैमिली करती है। क्योंकि जब वो राइटर होता है तो फिर वो दूसरों का हो जाता है, और फैमिली फिर उस वक्त उन लोगों के साथ जाने देती है, उस करती। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि डॉक्टर शर्मा ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो डिक्टेट करते एज अ प्रोफेसर कोई चीज़, या किसी तरह का कोई जोर लगाते इससे बात ना करो, वहाँ ना जाओ इसमें। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें उनकी मुझे बहुत ही तकलीफ दे लगी थी। एक तो ये था कि मेरी पहली पांडुलिपि जब मैंने अनुवाद की थी खुरासान की लोक कथाएं, तो चुपचाप उठा के नामवर सिंह साहब को दे आए कि इसको पढ़िए, या जो भी उन्होंने कहा हो। और जब वहाँ से सब कुछ कर आए तो आके कहते क्या है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ट्रांसलेशन ना करना। तो अब उस वक्त का एक तकल्लुफ और एक लिहाज होता है। मैंने दिल में सोचा, इनको इजाजत किसने दी थी मेरी पांडुलिपि उठा के? ये कौन होते हैं भाई? और यही बात खत्म नहीं हो गई। उधर से नामवर सिंह साहब डिनर पे आए तो बोले, नासर जी मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पड़ोसी लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। मैंने कहा ये साहब भी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, मैंने कभी इनको भेजा। और इसी तरह से इन्होंने उसी किताब पे बिना मुझे बताए, ज़रा हौसला देख लीजिए उनका, एक पुराने प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आब्दी, उनसे इजाज़त लेके खुद ही भूमिका लिख दी। आप ज़रा देखिए, खुद भूमिका लिख दी उन्होंने। और जब वो छप के आई तो मैंने कहा ये कहाँ से आई भाई?
अब वो राइटर का मिजाज तो जाने भाई, कि कोई कुछ राइटर्स नहीं लिखवाना चाहते, ये मेरी किताब है, आप इस पे क्यों लिखेंगे। और यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं रुके। श्रीपत जी ने जब मेरी पहला कहानी संग्रह छापा तो मैंने उसको उसमें लिखा दमावंत के नाम, तो उसको अब जब छप के आई तो लिखा था अपने पिता माँ प्रोफेसर जामिन अली के नाम। मैंने कहा राम प्लीज ये सब कैसे मैं कहूँ। तो होता है कि जो शौहर बनने की एक कैफियत होती है वो, या हिफाजत करने की। फिर वो मेरे टीचर भी थे तो मुझे एज ए स्टूडेंट देखते थे, शुरू में नाराज हो जाते, कहते से सॉरी। तो मैं कहती थी से सॉरी का क्या मतलब, मैं कोई उसमें हूँ क्या। तो ये सारी दिलचस्प बातें और बहसों और थोड़ी बहुत उससे मेरी जिंदगी उन्होंने जो मैंने उनके साथ गुजारी, वो उन्होंने मेरा इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व को बहुत संभाला, बहुत संभाला, इसमें कोई शक नहीं। और जिस जन्नत में मैं उनके साथ रही, अभी आज ही दोपहर में मैं बेटी से कह रही थी मैं मरने के बाद जरूर जन्नत जाऊंगी। तो उन्होंने कहा वो कैसे, क्योंकि हमेशा मैं कहती मैं दोज़ख में मेरी आवभगत होगी, जो हरकतें मेरी। तो मैंने कहा इसलिए कि तुम्हारे हिंदू बाप के जाने के बाद मैं जहन्नुम में रह रही हूँ, क्योंकि वो आदमी हर तरह से फैमिली को बहुत संभालता था और इतना ज्यादा वो एहसास देता था कि आप जो हैं वो कोई कमी नहीं है, सब कुछ वो हो जाएगा। और उनके गिफ्ट भी बहुत दिलचस्प होते थे, पेन थे, कागज थे, जितने भी हमारी राइटिंग से जुड़ी हुई चीजें थी वो थी। पद्मा सचदेव ने जो कहा था एक बार, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। उस जमाने में छीटाकशी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि मैं जो काम कर रही थी ना वो एक ताज्जुब का दौर था। तो पद्मा सचदेव ने एक मतलब भरे हुए मजमे में कह दिया, ए जी सुनो, अफगानिस्तान क्यों गई थी और तुम्हारे शौहर ने कैसे इजाजत दे दी तुमको। तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगा, ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए कि आपके शौहर जो हैं प्रोफेसर नहीं है, मेरे हस्बैंड प्रोफेसर है, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी। बताइए मतलब सही पलट। हाँ, इस तरह के तो हम दोबारा से लौट के आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। साहित्य में ऐसा क्या है जिस पर फौरी तौर पर काम किया जाना चाहिए आज के वक्त में, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला पत्रकारिता के लिए ही रखिए कि फौरी तौर से हमें क्या करना है, लेकिन फसल जब पकती है अंदर से बहुत कुछ खलबलाता है तब साहित्य लिखा जाता है। अहमद शामलू से मैंने कहा था आप क्या लिख रहे हैं, तो बोले हमने मुहावरा गुम कर दिया आज का, आज जो कुछ लिखा जा रहा है नारा लिखा जा रहा है। और इससे पहले डे में मुझसे पूछा गया था कि क्या, मैंने कहा आज अगर मैं कुछ उठाऊंगी, अव्वल तो बहुत कुछ लिख चुकी हूँ और समाज को मैंने कितना बदला मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मैं आज कुछ भी लिखूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं प्रभाव में आके वो काम कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बेहतरीन मौका है पत्रकारिता का, नॉट पीक पत्रकारिता का, एकदम सॉलिड पत्रकारिता का। लेकिन उसके साथ मैं भी कहूँगी कि कुछ देर खामोश रहना भी कोई बुरी बात नहीं, इसलिए कि आप बिला वजह आप बैल मुझे मार करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं और लोगों को बहुत ज्यादा उसके बदले में इनामात मिल रहे हैं, जिनको कभी भी कोई इनाम न मिलता। और लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलने लगा, हिंदी एकेडमी अवार्ड भी मिलने लगा, सब तरह के अवार्ड मिलने लगे। और उसमें चूंकि हौच पौच होता है ना, अच्छे को भी मिल गया बुरे को मिल गया, तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है वो डायरेक्शन कहीं पे भी मोड़ दिया जाए। अभी नामवर सिंह का अभी आपने नाम लिया, नामवर सिंह पिछले हफ्ते
पिछले हफ्ते ही उनकी 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 डेथ हुई है, इसी हफ्ते हुई है बल्कि। और उनका जाना एक युग का, बेसिकली आलोचना के एक पूरे दौर का ख़त्म हो जाना, एक युग का अंत हो जाना होता है। हिंदी की आलोचना को क्या किसी और नामवर की तलाश है? बिल्कुल और एक नहीं, और एक बिल्कुल और नहीं। एक और मेरी एक और सवाल है बिल्कुल कि आपके किसी भी आपके ऊपर, क्योंकि जबकि हैदराबाद में तो आप एक बार जब उनके साथ गोष्ठी में बैठी हैं और वहाँ पर आप सदारत कर रही हैं और वो वहाँ स्पीकर हैं, और इस सब चीज़ के जानिब एक्चुअली आपके ऊपर कभी उन्होंने कभी कुछ, मैंने पढ़ा नहीं उस तरीके से, क्या कभी उस तरीके से कभी कोई बात हुई, कभी कुछ पढ़ा उन्होंने लिखा? डॉक्टर साहब से इंटेलेक्चुअली मेरा कभी भी वो नहीं रहा। वो मेरे डीन थे और वो डीन होके भी मेरी कोई भी मुश्किल हल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो दस्तूर था और कानून था हमारे ज़माने में लड़ाई का, उसमें हर विभाग का अपना वो था, अधिकार था। तो उस पर मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन जब वो रिटायर हो गए और मेरी एक किताब का उन्होंने लोकार्पण किया, तब उन्होंने कहा था कि मैं नासा जी को जब देखता हूँ तो मुझे अपराध बोध होता है। और जो उनके आँखों में तकलीफ थी, मेरी आंखें भर आई थी अपनी तकलीफ को भी देख के कि मेरा पूरा कैरियर इन लोगों ने तबाह कर दिया। और वो तो बात एकदम अलग है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि दूसरा नामवर पैदा हो। मैं ये ज़रूर चाहूँगी ऐसा नामवर पैदा हो जो समूचे हिंदी साहित्य की का आलोचक बने, किसी एक प्रकाशक का या अपनी पसंद के लेखकों का ना बने। हमें आज उसकी बहुत ज़रूरत है कि एक पूरी दृष्टि डाले और बहुत ही बेदर्दी से, जिस तरह राइटर अपनी कहानी को काटता छाटता और कीड़ा बनाता है, उसी तरह आलोचक बने जो गैर ज़रूरी लोगों को चापलूसी में बढ़ाया जा रहा है या उनकी घटिया उसको छापा जा रहा है, उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं। और यकीनन मुझे लगता है आएगा तो ज़रूर ही उससे आगे का। लेकिन एक बात है, मुझे खुद ताज्जुब हुआ था हैदराबाद में कि मुझे अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि नित्यानंद जी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नासरा जी को, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। लेकिन अब्दुल बिस्मिल्लाह बहुत परेशान होते रहे, मुझे लग रहा है अजीब सा, आप नीचे बैठे हैं ये फना वगैरह। लेकिन जो वहाँ के वाइस चांसलर हिंदी विभाग वाले थे, उन्होंने ये बात कही थी, आपका काम बहुत है और हमारा जो सब्जेक्ट है मध्ययुगीन में मुस्लिम राइटर, उसी श्रृंखला में आप आते हैं। तो इसमें न तो नित्यानंद जी कुछ बोले, और आपने तो एक इंटरव्यू में गजब की चीज़ दिखाई है, जहाँ मैंने कहा कि मेरे ऊपर तो किसी ने लिखा नहीं, नामवर सिंह साहब ने नहीं लिखा, मैनेजर पांडे ने नहीं लिखा, नित्यानंद जी ने लिखा, फला, लेकिन फिर लिखा किसने? जो मेरी सबसे ज़्यादा किताब मेरे ऊपर है, वो कौन लोग हैं अशोक? तो आप जिसको चाहिए कहिए कि वो लिख देंगे तो सोना खरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। और इसमें बहस चली मेरी इस बात पे कि क्या किसी कृति को आलोचना की जरूरत होती है या कृति अपने ही कदमों से आगे बढ़ती जाती है। ये काफी दिनों तक हमारे इंटरव्यू के बाद बहस चली आपस में, तो ठीक है। हाँ, यकीनन आलोचना के बल पर कोई भी कृति आगे फलती फूलती हो, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से निकल के आ रहा, और मुझे भी अभी इस तरह का इंसाइट हुआ है ना। बेसिकली इट्स ट्रू। मुझे लगता है कि अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ, मधुरेश जी से, मधुरेश जी प्लीज ये मुअम्मा हल कर दीजिए, इन लोग क्यों नहीं मेरे ऊपर कलम उठाते हैं। नित्यानंद जी ने बहुत अक्षरवट की तारीफ की, बहुत ज्यादा, तो भाई लिख के देना। तो कहते नहीं, ऐसा तो आपके बारे में कभी बुरा सुना नहीं उन लोगों के मुंह से, लेकिन उन लोगों ने कलम नहीं उठाया। एक आदमी ने जरूर कहा था कि आप जो सब्जेक्ट लेती हैं और जिस पे लिखती हैं उसके ऊपर हमारी कोई नॉलेज नहीं है, तो हम क्या लिखें। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं जानती। इसमें भाषा के स्तर पर एक छोटा सा पीस में
अभी पढ़ के सुना रहा हूँ थोड़ा। बेसिकली यही जिसमें कि बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट पैदा होती है। आंखें खोलिए हिंदुस्तान को जानिए, ये भूमिका है जो कि नासरा जी लिखती हैं। ये उर्दू, भारतीय उर्दू का है। आओ बात करें मिट्टी और पानी की। हाँ, यस। आंखें खोलिए हिंदुस्तान को जानिए। मैं मानती हूं कि इतने बड़े देश को समझना बड़ा कठिन है, तो बेहतर होगा कि हम पुरानी अज्ञानता के कारण कम बोलें, और सही नहीं जानते हैं तो गलत बोलने से परहेज करें। एक बार रेडियो साक्षात्कार में कपिलेश्वर जी से पूछा गया कि आपने उर्दू के लिए क्या किया। उनका जवाब था, इतने वर्षों तक मैं हिंदी में उर्दू ही तो लिखता रहा हूं। दूर न जाकर मृदुला गर्ग का नया उपन्यास मिलजुल मन को लेते हैं, जिस पर 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया, उसकी भाषा क्या है? उस भाषा का झुकाव उर्दू के शब्दों और अभिव्यक्तियों के प्रति अधिक है, क्योंकि वो जिस समय का जिक्र कर रही हैं, उस समय के पढ़े लिखे घरानों और अदीबों की भाषा यही थी। लेकिन विद्यानिवास मिश्र, जो कई भाषाओं के ज्ञानी थे, उर्दू जानते और पढ़ते थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि शालमली में तुम बच नहीं पाई, कई शब्द उर्दू के आ गए हैं। और शमसुल रहमान फारूकी साहब, जो आलोचना और सृजनात्मक लेखन में एक बड़ा नाम है, उन्होंने उर्दू लिपि में आए मेरे उपन्यास जिंदा मुहावरे को पढ़ने के बाद जो खत लिखा, उसमें एक वाक्य ये भी था कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम उर्दू समझकर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर खुद से सवाल करती हूं कि शब्दों को पछोड़ने का काम अगर लेखक करने बैठेगा तो वो लिखेगा क्या? पद्मावत लिखते हुए जायसी ने सोचा था कि फारसी लिपि में हिंदू राजा रानी की दास्तां क्यों कलमबद्ध कर रहे हैं। हैदराबाद में उर्दू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भाषा पर बोलते हुए मैंने अचानक सवाल किया था कि हिंदी के आलोचक नामवर सिंह साहब का नाम उनके परिवार वालों ने क्या सोच कर रखा था। ये मैंने स्टेज से कहा डॉक्टर साहब बैठे थे। लेकिन हकीकत यह है कि यह नाम खालिस फारसी भाषा की तरकीब का है। नामवर यानी नाम रखने वाला मशहूर प्रसिद्ध आदमी, और एक साथ बैठे नामवर सिंह साहब और नित्यानंद तिवारी जी की निगाहें मेरी तरफ घूम गई। हाँ, ये छोटा सा पीस था, मैं चाहता था कि उसके संदर्भ में था इसको। अब इस सत्र में मेरे ख्याल है अगला जो हम कुछ सुनना चाहते हैं उसको लेकर के सबसे पहले हम एक छोटी सी कविता हम सुनते हैं सूरत से। सूरत एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे जो आपने अनुवाद की है। सूरत ये निजात कब्बानी की कविता है, और निजात कब्बानी मशहूर कवि रहे हैं सीरिया में। इंट्रोडक्शन वैसे काफ़ी बड़ा है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा, सीधे कविता पे आता हूँ। गर्भवती। पीले क्यों पड़ गए? मैं जल्दबाजी में बोल गई, लेकिन सच यह है कि मैं गर्भवती हूँ। नहीं, हम बच्चे को गिरवा देंगे। तुम मुझे बाहर फेंकना चाहते हो, मुझ पर लानत भेजना चाहते हो। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम कूड़ा हो। तुम्हारा यह चेक मुझे हंसने पर मजबूर कर रहा है। किसके लिए यह रुपए? किसके लिए? मेरे अबॉर्शन के लिए? मेरे जख्मों को सिलने के लिए? उनका भुगतान है। ये मेरी वफादारी की कीमत है गंदगी के ढेर। मैं यहाँ तुम्हारे बदबूदार नोटों के लिए नहीं आई थी। शुक्रिया, मैं अबॉर्शन करवाऊंगी, लेकिन मुझे एक गलीज बाप नहीं चाहिए। गुड। ये काम पढ़ना है, ये काम पढ़ना है।
मैं एक एक्चुअली एक किरदार को पढ़ने की मेरी तमन्ना है, जो किरदार खास तौर से वो किरदार भी गढ़ा है। किरदार तो नहीं गढ़ा, लेकिन किरदार की जो भाषा है वो गढ़ी है, और उसका पूरा ड्रामा गढ़ा है नासरा जी ने। खलील जिब्रान मशहूर नाम है, खलील जिब्रान। तो उनको उनको उनके बारे में खास तौर से सबसे आखिरी में पहले आए। या इस किताब की एक खूबी है, किसी को भी चकरा देता है, कंफ्यूज कर देती है, कौन क्या चीज है। एग्जैक्टली। इसका एक टाइटल है, मैं छोटा कुछ ही पीस पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक डेढ़ दो पेज है तकरीबन, है ना। थोड़ा पेशेंस के साथ मैं वैसे भी थक गए होंगे लोग। ख्वाब और बेदारी में डूबी एक शाम। सुल्ताना, सुल्ताना, रुको तो सही। पीछे से आती मर्दाना मर्दाना आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। पता नहीं फ्रांस की सड़क पर कौन ऊंची आवाज में किसे पुकार रहा है। बात मुनासिब सी नहीं लगी, मैंने कदम तेज कर दिए। अभी मुझे कैसेट खरीदना है और इंटरव्यू की तरह तैयारी भी। कुछ सवाल तो दिमाग में है। मैंने ओपन रेस्टोरेंट की तरफ देखा। धूप अभी मुलायम थी, जो घने दरख्तों को और भी चटक बना रही थी। मैंने कुर्सी खींची और बैठने वाली थी कि मेरे सामने एक आदमी आन खड़ा हुआ। मरहबा, सुल्ताना, मैं यहां बैठ सकता हूं? जी। मैं चौंक पड़ी। इन साहब को कोई गलतफहमी हो रही है शायद, मैंने सोचा, और अदब से कहा, आप जिसे पुकार रहे हैं वो मैं नहीं हूं। मेरा नाम सुल्ताना नहीं है। जानता हूं, मगर तुम हो मेरी सुल्ताना ही। ये बात तुम नहीं समझोगी, मगर समझ लोगी, ऐसा मेरा यकीन है। पहले मैं भी इसी परेशानी से गुजरा हूं। कई बार तुम मुझे मिली हो, और हर बार तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया। कई बार यकीन जानो, मेरी नजरें धोखा खा सकती हैं, धोखा नहीं खा सकती हैं। उस आदमी ने सीधे मेरी आंखों में झांका। अगर आपका इसरार है तो। मैंने अपनी झुंझलाहट दबाई और दिल में सोचा कि क्या ये नॉर्मल आदमी है? मुझे क्या करना चाहिए? इसको थोड़ा झेल लेती हूँ, झेल लेना ही समझदारी है, या फिर आगे बढ़ जाना। मैं यहां बैठ सकता हूं सुल्ताना? अरसे से तड़प रहा हूं वो सब कहने के लिए जो हमारे ऊपर गुजरा था। इतना कह शालीन सा दिखता वो अधेड़ कुर्सी खींच बैठ गया, तो मुझे भी बैठना पड़ा। उसकी बेचैन नजरें इधर उधर देख रही थी। मैं भी चौकन्नी सी हो गई। रेस्तरां में अभी भी कम लोग थे। वो लगभग 50 साल का एक शानदार शख्सियत वाला मर्द था। चेहरा तपा हुआ और आंखों में गजब की बेचैनी। कपड़े सलीके थे। हाव भाव से शरीफ लग रहा था, और शरीफ से ज्यादा उदास। 2 तुर्की कहवा उसने ऑर्डर दिया, और फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराया। तुमने मुझे पिछली बार भी नहीं पहचाना था। तुम कैसे मुझे नहीं पहचान पाती हो सुल्ताना? आप हैं कौन? अब जबकि हम एक साथ बैठकर कॉफी पीने जा रहे हैं, तो आप अपना परिचय दे सकते हैं। मेरा लहजा गंभीर और सख्त था। उसने मुझे पल भर घूरा, फिर धीरे से बुदबुदाया। मैं तुम्हें खोकर पागल हो उठा था। सच पूछे तो तुम्हारे साथ मेरा खुदा भी मर गया था। मैं कैसे अपने खुदा के बिना जीऊंगा, यह सोचकर मैं गहरे गम में डूब गया था। इतना कहकर उसने मुझे देखा। उसकी पुतलियों में मेरा चेहरा था, और भय से मैं ठंडी पड़ चुकी थी। मुझे वो मुर्दा बता रहा था, और खुद मेरे चेहरे पर फैले भय को उतार गया था। उसने 2 तुर्की कहवा की प्याली एक घूंट में खत्म की और अपनी जगह खड़ा हो गया, ठीक फ्रांसीसी जेंटलमैन की तरह, और उस हल्के से झुककर बोला, मैं जिब्रान, खलील जिब्रान। क्या? मैं सिर्फ इतना ही कह पाई। मेरा गला सूख गया था। दिमाग जाग उठा। मैं हड़बड़ाकर खड़ी हो गई।
खलील जिब्रान की महबूबा का नाम तो सलमा था, फिर ये सुल्ताना कौन है? सुल्ताना को लेकर ये कैसी तलब है? मेरे जहन में एक साथ कई सवाल उछले। वो बैठ गया तो मैंने गहरी सांस ली और अपने को दिलासा दिया कि आराम से इस स्थिति का मजा लो। अगर ये सन की है तो ठीक है, और जिब्रान की रूह है तो बुरा क्या है? होटल लौटकर लैपटॉप द्वारा सुल्ताना को ढूंढना क्या मुश्किल है। मैंने तुर्की कहवे को 2 घूंटों में पिया। कड़वाहट हल्क और जबान में भर गई। तभी सामने से एक बूढ़ा शराब के नशे में अपने को संभालता हुआ गुजरा तो मैं चौंकी। सुल्ताना, तुम्हें याद है बाबा कितना पीते थे? पीकर उनका आतंक पूरे घर में छा जाता था। यहाँ के लोगों को देखो किस सलीके से शराब पचा लेते हैं, मगर बाबा मामान भयभीत रहती और हम भाई बहन सहमे सहमे। माँ एक प्रीस्ट की बेटी थी, इज्जतदार घराने की, परंतु हम जिस अरब समाज में रहते थे वहां पर औरत शौहर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती थी। हमारी गरीबी और बेबसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इतना कह खलील जिब्रान चुप हुए जैसे सामने कुछ गुजरता हुआ देख रहे हो। एकाएक चौंक कर उन्होंने मुझे देखा और अजीब बेचैनी से पूछा, इस बार तुम कहां पैदा हुई हो? हिंदुस्तान। आप फिर यहां क्या कर रही हो? मैं पत्रकार हूं, फ्रेंच बुद्धिजीवियों का इंटरव्यू लेने आई हूं। ओ, मुझे मेरी नई किताब, मेरी बात अधूरी रह गई। सुल्ताना, आज मेरी मौत को गुजरे सदी के लगभग हो गया है, मगर हम आज भी समाज के सबसे प्रताड़ित जीव हैं। कभी सामंती समाज, कभी पूंजीवादी, तो कभी कब से हमारा शोषण हो रहा है। बुद्धिजीवियों के लिए कहीं कुछ नहीं बदला है, अफसोस। इतना कह खलील ने मुझे इस तरह देखा जैसे कोई छोटी बच्ची को देखता है। तुम्हें अपना गांव बसरी याद है? वहां के दिलकश नजारे, वनस्पति की गंध, रिश्तों की गर्मी और अंगूरों की बेलों से भरी हुई घर की छत। वो दिन। आप यहां कैसे? आपको तो लेबनान में होना चाहिए था। हाँ, काश ऐसा हो सकता था तो मेरी रूह इस तरह भटकती न रहती। कुछ सियासत, कुछ गरीबी से तंग आकर हमने लेबनान छोड़ दिया था। बोस्टन के चाइना टाउन में हम बस तो गए, मगर यकीन जानो सुल्ताना, एक पल के लिए भी मैं उन 13 वर्षों को भुला नहीं पाया जो मैंने लेबनान में गुजारे थे। ऐसा नहीं कि फिर लेबनान कभी लौटा नहीं। लौटा 3 साल बाद लौटा, ताकि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकूं। 15 साल का था जब मैंने मदरसा अल हिकमा में दाखिला लिया ताकि कानून की डिग्री ले सकूं। साथ ही मैंने अरबी, फ्रेंच भाषाओं और बाइबल का ज्ञान प्राप्त किया। बहुत कुछ सीखा, पढ़ा, समझा। मैं खुश था अपनी नादान सोच पर कि हम अब उतने गरीब नहीं रह गए हैं। मगर सुल्ताना, हम इंसान तो दूसरे इंसान से अमीर होते हैं या फिर गरीब, इसलिए हम कभी अपने बर्ताव में दूसरों के लिए इंसान नहीं बन पाते। इतना कह खलील जिब्रान ने लंबी सांस भरी। गरीबी ने एक बार मुझे जिंदगी के इम्तिहान में फेल कर दिया सुल्ताना। सलमा मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की खाई थी। उसकी शादी हो गई, उसका शौहर अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान नहीं था। सलमा हर तरह से दुखी और मैं पूरी तरह से टूटा हुआ बोस्टन लौटा। थका हारा, नाउम्मीद, मगर आक्रोश से भरा हुआ। मुझे अमीरों के धन दौलत से, वर्गों की असमानता से शदीद नफरत हो गई थी। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा था कि मेरे दिल में सलमा जिंदा थी, मगर हकीकत यह थी कि सलमा बच्चे की पैदाइश के दौरान मर चुकी थी। मैं उसकी कब्र पर पछाड़े खाकर गिरा, मगर मेरे आंसू उसे फिर वापस न ला सके। ओह, मेरे मुंह से निकला। जानती है सुल्ताना, उसने मुझसे जुदा होते हुए क्या कहा था? क्या? मैं चाहती हूं तो मुझे इस तरह प्यार करो
जैसे एक कवि अपने गमगीन ख्यालात से प्यार करता है। मैं चाहती हूं तुम मुझे उस मुसाफिर की तरह याद रखो जिसकी सोच में पानी से भरा तालाब है, जिसका पानी पीते हुए उसने अपनी छवि को उस पानी में देखा हो। मेरी इच्छा है तो मुझे उस माँ की तरह याद रखो जिसका बच्चा दिन की रोशनी देखने से पहले मौत के अंधेरे में डूब गया हो। मेरी आरज़ू है कि तुम मुझे उस रहमदिल बादशाह की तरह याद करो जिसकी क्षमा घोषणा से पहले ही कैदी मर गया हो। खलील जिब्रान की पंक्तियों के साथ जैसे मौसम ने पहलू बदला हो, आसमान पर बादल घिराए थे, हवा में खुनकी भर गई थी, बैरे ने तुर्की कॉफी के 2 नन्हे प्याले हमारे सामने लाकर रखे। ये सही वक्त था खलील के लिए कि उसकी छाती में कुछ गर्म पहुंचे जो उसके दिल की धड़कन को नॉर्मल रखे। आसपास की मेजें भर चुकी थी। अभी मैं गम से संभला भी नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। फिर टीवी ने बड़े भाई और माँ को निगल लिया। मेरे पास अब दूसरी बहन मारियाना बची थी जिसकी देखभाल मुझे करनी थी। उस अजनबी मुल्क और अनजान लोगों के बीच। और खलील जिब्रान ने कॉफी का प्याला होठों से लगाया। सुल्ताना यानी खलील की बहन। मेरा दिमाग गुत्थी सुलझा चुका था। मैं उस इंसान की अजमत की कायल हो गई जो अपने रिश्ते में हरारत का तापमान एक सा रखता रहा है। खलील जिब्रान एक कैरेक्टर जो 100 साल पहले, सदियों से 1 सदी पहले था, उसको लेकर के नासरा की जो तड़प है, जो राइटिंग है पूरा का पूरा अपनी तरफ से, नासरा का खूबसूरत पीस आई थिंक बहुत कमाल का है। और आई थिंक मुझे याद आ रहा है मर्जीना का एक खूबसूरत पीस उन्होंने इराक के संदर्भ में लिखा था। जब मर्जीना उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मर्जीना को नासरा जवाब दे रही हैं, फिर मर्जीना सवाल कर रही है, फिर नासरा जवाब दे रही है। खूबसूरत जो वार्तालाप है, जो ये जो है सेकंड खंड में है, और जहाँ फवारे लहूर होते हैं उसमें भी है। तो बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि शायद आज हम इसे पढ़ें तो उसको शायद कॉन्टेक्सचुअलाइज कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप कुछ बताएं। मैं तो पढ़ चुकी। ठीक है, तो हम अभी ओपन करते हैं आपके कुछ डिस्कशन के साथ। किसी भी तरह के कोई सवाल प्लीज। मेरे ख्याल से हम बातचीत वहीं पे उधर कर। हाँ, तो इनफॉर्मल तरीके से बातचीत हो पाएगी। समय भी काफी हो चुका है, 10 बज चुका है। ठीक है, हम लोग मैम को तो एक बार हमने जेल में सुना था, और मतलब मैम जब पढ़ती है, मैं तो ये कहने वाला था कि मैम कुछ भी थोड़ा सा पढ़े और हम सुने उसको। जब पाठ करती है तो उसमें इस तरह से मतलब डूब जाते हैं ना कि ऐसा लगता है कि घंटों मैम पाठ करते रहे, हम सुनते रहे। मतलब ऐसा पाठ मैंने इससे पहले कभी भी किसी से नहीं ना तो इनके बाद सुना, ना तो इनसे पहले सुना। इतनी खूबसूरत पाठ करती है। पारिजात आई थिंक मैम ने जेएनयू में सुनाया था हम लोग को, एक छोटा सा पाठ, एक टुकड़ा सुनाया। बहुत बढ़िया लगता। एक्चुअली प्रोग्राम भी देर में शुरू हुआ ना। तो हम ऐसा करते हैं, अभी चाय पे चलते हैं और वहीं पे हम आपस में हम बात भी करेंगे और अपने सवाल जवाब खुल के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देर तो तब तक होगी जैसे ये कह रहे हैं, जैसे यहाँ बैठ के देर, वैसे वहाँ भी देरी तो होगी ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोग परेशान ना हो तो क्वेश्चन ना कीजिए। तो हम चलें। चलिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, काला डिब्बा का, और बहुत बहुत शुक्रिया बेसिकली इस काला डिब्बा पूरी टीम का, एक्टर फैक्टर टीम का, जो कि पूरी तरह से इस शाम को एक शाम अदब के नाम, जो कि बेसिकली एक मुहावरा भी बन गया है हमें लग रहा है, और दैट इज़ जो इसमें शाश्वत हैं, पूरी तरह से लगे रहते हैं। और मिस्टर तिवारी हैं, वो भी लगे रहते हैं, अच्छे से लगे रहते हैं।
और सुमित का एक गाइडेंस है, वो मतलब यहाँ पूरी तरह से किस तरीके से प्रशासन को चलाना है उसको वो अच्छे से करते हैं। वैशाली हैं, तो इन सब की जो पूरी टीम है, आई थिंक हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नासरा जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो बेसिकली काफ़ी टाइम उन्होंने दिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया बाकी हम साथियों का, जो साथी यहाँ पे